हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि भारत के पूरे भूभाग पर जितने भी लोग हैं वो कानून की नज़र में समान होंगे और कानून का समान संरक्षण उनको प्रदान किया जाएगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी भारत के भूभाग पर। अब यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि इसमें क्या दिया हुआ है, लेकिन अब इसको हम और भी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। यहाँ पर अगर हम स्टेट की बात करें तो इसका डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दिया गया है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया है। आर्टिकल 14 जो है ये स्टेट के ऊपर लिमिट लगाता है कि वो कोई भी ऐसा एक्ट ना करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि लोगों के खिलाफ हो, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बारे में ये आर्टिकल हमें बताता है। अब यहाँ से आपको ये समझना है कि इक्वलिटी यानी कि समानता की अगर हम बात करें तो दो तरीके से इक्वलिटी हो सकती है। पहला यहाँ पे हो जाएगा प्रोहिबिट अनइक्वल ट्रीटमेंट। इसका मतलब होता है कि हमें अनइक्वली किसी को ट्रीट नहीं करना चाहिए, तब इक्वलिटी आ सकती है। इसको हम नेगेटिव अप्रोच कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेट को प्रोहिबिट किया जा रहा है, रोका जा रहा है। वहीं पर अगर हम डिमांड करते हैं इक्वल ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे स्टेट को कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये पॉजिटिव अप्रोच माना जाता है। आर्टिकल 14 में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। कई बार इसमें लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन आज इसको हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले आप ये इमेज देखिए, ये स्टेडियम की बाउंड्री है और यहाँ पे मैच चल रहा है। अब यहाँ पे तीन ऐसे बच्चे हैं जिनकी हाइट में डिफरेंस है, यानी इनकी हाइट छोटी बड़ी है। ये जो लड़का है ये यहाँ से खड़े होके बाउंड्री के उस पार का जो मैच चल रहा है उसको देख सकता है। यहाँ पर ये जो लड़का है ये बहुत कम देख सकता है, और ये छोटा लड़का जो है ये उस पार जो मैच हो रहा है ना उसको नहीं देख सकता। यहाँ पर इन सभी को ये जो टेबल है ना ये सेम साइज का टेबल दिया गया है, तो इसका मतलब होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि इनकी हाइट का डिफरेंस कुछ भी हो, लॉ सभी को एक समान तरीके से ट्रीट करता है। तो अगर इस लड़के को 5 सेंटीमीटर का टेबल दिया गया है, या आप 10 सेंटीमीटर कह सकते हैं, तो सभी को एक साइज का टेबल दिया जाएगा, चाहे उन्हें ये मैच दिखे या फिर ना दिखे। तो ये होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। और वहीं पर अगर हम बात करें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की, तो इसका मतलब होता है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, यानी एक जो ग्रुप है उनमें एक ही तरीके के लोग हैं तो इनको एक तरीके से ट्रीट करना चाहिए, और दूसरा जो ग्रुप है इसमें भी एक तरीके के लोग होंगे तो इनको भी एक तरीके से ट्रीट करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो लड़का है इसकी हाइट ठीक ठाक है, ये बिना टेबल की हेल्प से ही यहाँ से मैच को देख सकता है। ये जो है इसको एक टेबल की ज़रूरत है, और ये जो छोटा लड़का है यहाँ पर इसको 2 टेबल की ज़रूरत है, तो इसको दे दिया गया है। तो इस तरीके से अब ये तीनों यहाँ पर मैच को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसको तो टेबल नहीं दिया गया, तो इसको हमको अनइक्वल ट्रीटमेंट मानना चाहिए, क्योंकि अगर सभी कानून की नज़र में समान हैं तो इनको सेम हाइट का ही टेबल देना चाहिए था। लेकिन यहीं पर डिफरेंस आ जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में। अब यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस समझते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कहता है कि कानून की नज़र में सभी एक समान हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, कानून की नज़र में ये सभी एक समान होंगे। तो यहाँ पे लॉ वर्ड का यूज़ जनरल सेंस में किया गया है। ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है जो कि एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ से लिया गया है। यहाँ पे बोला जाता है नो पर्सन इज अबव द लॉ, यानी कि कोई भी इंसान कानून के ऊपर नहीं हो सकता। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में ये जो लॉज वर्ड है इसका स्पेसिफिक सेंस में यूज़ किया गया है। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, इसको यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसमें कहा जाता है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, यानी एक समान जो लोग हैं उनको एक समान ही ट्रीट करना चाहिए।
अगर ये नहीं समझ आया तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बॉयज़ का एक ग्रुप है और दूसरी जगह पर यहाँ पर जो गर्ल्स हैं ना उनका एक ग्रुप है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि हम गर्ल्स की सेफ्टी के लिए कोई अलग से रूल बनाएंगे। तो ये बॉयज़ का जो ग्रुप है ना, ये कोर्ट में जाकर के ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रही है, उनको अलग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और हमको अलग। ऐसा नहीं हो सकता। ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि किसी भी स्पेशल ग्राउंड पर किसी एक सेक्शन के लिए अलग रूल बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इनके लिए सेफ्टी ज़रूरत है, तो इस वजह से इसको ऐसा किया जा सकता है। तो यही होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। यहाँ पर आप इसको और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इक्वलिटी बिफोर द लॉ का कॉन्सेप्ट लिया गया है ब्रिटिश कॉमन लॉ से। एबी डाइसी का जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट था वहीं से इसको लिया गया। ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज देने को मना करता है। इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी इंडिविजुअल, यानी कानून की नज़र में सब समान हैं, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट उनके सामने यानी कानून के द्वारा नहीं दिया जाएगा। नो पर्सन इज अबव द लॉ, यानी कि अमीर गरीब ऑफिशियल या कोई भी सिटीजन कानून के ऊपर नहीं है। दूसरा यहाँ पे है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। इसको बोरो किया गया है 14th अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस में यहाँ पर बात की जाती है। मान लीजिए यहाँ पे हम नॉर्मल लोग हैं या फिर वहीं पर कुछ ऐसे पर्सन का ग्रुप है जो कि डिसेबल हैं, तो गवर्नमेंट इनके डिसेबिलिटी के आधार पे कुछ अलग यहाँ पे नियम कानून बना सकती है। इससे आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं होगा। तो वही है यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। इसके लिए लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, यहाँ पर आपको वर्ड ध्यान रखना है। द स्टेट कैन गिव स्पेशल बेनिफिट और प्रिविलेजेस टू डिसएडवांटेज ग्रुप टू ब्रिंग देम टू एन इक्वल स्टैंडिंग, यानी कि यहाँ पे किसी भी डिसएडवांटेज ग्रुप को कुछ स्पेशल बेनिफिट दिया जा सकता है स्टेट के द्वारा, जिससे कि वो भी इक्वलिटी को पा सके। इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जा सकता है। अब यहाँ से आर्टिकल 14 से रिलेटेड दो चीज़ें हैं, इंटेलिजिबल डिफरेंसिया और रैशनल नेक्सेस, यानी कि हमने यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट की बात तो कर ली या फिर हमने यहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस की भी बात की, लेकिन यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटेलिजिबल डिफरेंसिया और रैशनल नेक्सेस। इंटेलिजिबल डिफरेंसिया का मतलब होता है द ग्रुप बीइंग सेग्रीगेटेड मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर्स बेस्ड ऑन क्लियर अंडरस्टैंडेबल ट्रेट। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक स्कूल है जहाँ पर रेस हो रहा है, यानी कि रनिंग यहाँ पे रेस कराई जा रही है। अब स्कूल के मैनेजमेंट ने क्लास 5th के लिए यहाँ पर अलग डिस्टेंस रखा है, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, उनका यहाँ पे अलग अलग ग्रुप हो सकता है। क्लास 12th के लिए यहाँ पर अलग अलग यहाँ पे डिस्टेंसेस रखे गए हैं। तो ये लोग ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि हमारे लिए यहाँ पर अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, क्लास 5th के लिए डिस्टेंस कम है और हमारे लिए ज़्यादा डिस्टेंस रखी जा रही है। ऐसा नहीं है। इनके बीच में जो अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है, ये इनके एज, इनके जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उनके आधार पे किया गया है। यहाँ पर ये नहीं बोला जा सकता कि इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर तरीके से इन दोनों के बीच में क्लासिफिकेशन हुआ है। ये क्लास 5th के स्टूडेंट हैं, इनका फिजिकल स्ट्रेंथ भी अलग है, तो इनके लिए कैटेगरी अलग होगी। ये 12th के स्टूडेंट हैं, इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है और ये थोड़े बड़े हैं, तो इनके बीच में ये डिफरेंस क्रिएट किया गया है। तो इसको कहा जाता है इंटेलिजिबल डिफरेंसिया, यानी कि अगर आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को अलग कर रहे हैं तो जिस भी बेसिस पे इनको अलग किया जा रहा है वो रीज़न बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यानी कि क्लियर हो, अंडरस्टैंडेबल हो, यानी कि आप एज के आधार पे इनको अलग कर रहे हैं या इनकम के आधार पर या जियोग्राफी के आधार पर। जैसे कि आप देखते होंगे कि इनकम टैक्स भी जब पे किया जाता है तो वहाँ पे भी जो सैलरीड पर्सन है, जिनकी ज़्यादा सैलरी है, जो ज़्यादा कमाते हैं उनका ज़्यादा टैक्स लगता है, जो कम कमाते हैं उनका कम लगता है।
कल को कोई कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता कि गवर्नमेंट हमारे इनकम से टैक्स लेती है और जो लोग 100 रुपये कमा रहे हैं या जो डेली वर्कर्स हैं उनसे टैक्स नहीं ले रही। तो ये अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इंटेलिजिबल डिफरेंसिया क्रिएट किया गया है। जो भी ग्रुप डेली बेसिस पे 100-200 कमाते हैं या बहुत कम कमाते हैं, जब उनके पास इनकम ही नहीं है तो टैक्स कैसे लेंगे। तो यही होता है कि अगर हम दो ग्रुप को अलग कर रहे हैं, उनको अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं, तो किस बेसिस पे इनको अलग किया गया है, वो जो रीज़न होता है, जो कारण होता है, उसको कहा जाता है इंटेलिजिबल डिफरेंसिया। वहीं पर इसका जो सेकंड पार्ट आप कह सकते हैं वो है रैशनल नेक्सस, यानी कि जिस आधार पे आपने अलग किया है उसका गोल से सीधा सीधा कनेक्शन होना चाहिए। यानी जिस रीज़न पे आपने ग्रुप को अलग किया है और जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं, इनके बीच में रिलेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्लास 5th को अलग किया गया और क्लास 12th को अलग किया गया, तो ये इनके ही स्ट्रेंथ के लिए अलग किया गया है, इनके ही कैपेसिटी के लिए अलग किया गया है। ये अपना जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो अपने लेवल पर दिखाएंगे, क्लास 12th वाले अपना जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो अपने लेवल पर दिखाएंगे। तो यहाँ पे इनके अलग करने का रीज़न भी क्लियर है और इसको अलग किया गया है कुछ गोल अचीव करने के लिए, तो इनके बीच में सीधा सीधा कनेक्शन है। तो इसी को कहा जाता है इंटेलिजिबल डिफरेंसिया और रैशनल नेक्सस। यहाँ पर ये दोनों जो डॉक्ट्रिन हमने पढ़े हैं ये ओल्ड है। अगर हम इक्वालिटी के न्यू डॉक्ट्रिन की बात करेंगे तो वो है नॉन आर्बिट्रेरीनेस। इसका मतलब ये होता है कि स्टेट अपने मन से, अपने मनमाना ढंग से कोई भी चीज़ नहीं कर सकती है। अगर वो ऐसा करेंगे तो ये आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है। मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर स्कूल का एग्जाम्पल लिया था, तो स्कूल के प्रिंसिपल ने ऐसा कहा कि जिनके ब्लैक हेयर्स हैं उनके लिए हम डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे रनिंग के लिए, और जिनके यहाँ पे ब्राउन हेयर हैं उनके लिए हम डिस्टेंस कम रखेंगे। तो ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है किसी को अनइक्वल ट्रीट करने का, ये तो अपने मन से कोई कुछ भी बना सकता है। तो वही कहा गया है कि अपने मनमाना ढंग से स्टेट कोई अगर यहाँ पे काम करती है तो वो आर्टिकल 14 का वॉयलेशन माना जाता है। यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है नॉन आर्बिट्रेरीनेस का, ये निकल करके सामने आता है ईपी रोयप्पा केस 1974 में, और यही सेम बात दोहराई जाती है मेनका गांधी केस में 1978 में। जस्टिस पीएन भगवती कहते हैं कि इक्वलिटी जो है ये बहुत ही डायनेमिक कॉन्सेप्ट है और इसके बहुत सारे एस्पेक्ट और डायमेंशन हैं। इक्वलिटी एंड आर्बिट्ररीनेस आर स्वोर्न एनिमीज, यानी कि अगर आप इक्वलिटी की बात करते हैं और वहाँ पर मनमाना ढंग से कोई काम कर देते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे। इसी वजह से इक्वलिटी और आर्बिट्ररीनेस एक दूसरे के दुश्मन हैं। यहाँ पर यही कहा गया है, एनी स्टेट एक्शन दैट इज आर्बिट्ररी, अनफेयर, अनरीजनेबल और अनजस्ट ऑटोमेटिकली वॉलेट्स आर्टिकल 14 इवन इफ इट क्लेम्स टू मेक अ क्लासिफिकेशन। यानी कि अगर आपने दो ग्रुप के बीच में क्लासिफिकेशन कर दिया है तो ये काफ़ी नहीं है, इसके बीच में आर्बिट्ररीनेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आप मेट्रो की लाइन में खड़े हैं और वहाँ पे जो टिकट देने वाला है वो बोलता है कि हम पहले आपको देंगे, उसके बाद जो बीच में खड़ा है उसको देंगे और उसके बाद लास्ट वाले को टिकट देंगे, यानी कि अपने मनमाना ढंग से अगर काम कर रहा है तो वो आर्टिकल 14 का वायलेशन होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इंटेलिजिबल डिफरेंसिया को आप कैसे याद रख सकते हैं। क्या दोनों समूह में कोई असली और समझने लायक अंतर है? अगर है तो समझिए इंटेलिजिबल डिफरेंसिया वहाँ पर है। रैशनल नेक्सस की बात करें तो यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट किया गया है क्या उसका गोल से सीधा रिलेशन है या नहीं। आर्बिट्रेरीनेस की बात करेंगे तो बिना किसी लॉजिक के अगर अपनी मर्जी थोपी जाए तो उसको आर्बिट्रेरीनेस कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम आर्टिकल 14 के एक्सेप्शन की बात करेंगे। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के नज़र में सब समान हैं, लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर आर्टिकल 361 के अंतर्गत इसके एक्सेप्शन हो जाएंगे। यहाँ पर इनको ये कहा गया है कि किसी भी तरीके के कोर्ट में ये जवाबदेह नहीं होंगे अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ के टाइम पर। जब तक ये अपने पोस्ट पर बने हुए हैं
तब तक किसी भी तरीके का क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके खिलाफ में नहीं शुरू किया जा सकेगा। तो ये इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। एमपीज और एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, इनके लिए आर्टिकल 105 है, और जो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं, एमएलएस जो होते हैं, उनके लिए आर्टिकल 194 है। तो इनके खिलाफ भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती जब तक ये अपने पोस्ट पर बने हुए हैं। इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच भी होता है, पार्लियामेंट में या असेंबलीज में ये कुछ भी बोल देते हैं, तो इनके खिलाफ कुछ नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे फॉरेन डिप्लोमैट्स जो होते हैं, उनको सिविल या क्रिमिनल चार्जेस के अगेंस्ट यहाँ पर कोई चीज़ें नहीं की जा सकती। आर्टिकल 31C की बात करेंगे तो ये भी एक्सेप्शन है। यहाँ पे कहा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आर्टिकल 39B में लिखा है और आर्टिकल 39C में लिखा हुआ है, इन दोनों को लागू करते वक्त अगर गवर्नमेंट कोई भी नियम बनाती है तो वो भी आर्टिकल 14 का वॉयलेशन अगर करता भी है तब भी इसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। यानी वेयर आर्टिकल 31C कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज आउट। यानी कि भले ही आर्टिकल 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करते हुए अगर कोई लॉ बना दिया गया और ये आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, फिर भी इसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। अब यहाँ पर मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ऐसा इन आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है कि अगर ये वॉयलेट करेंगे फिर भी इनको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आर्टिकल 39B में ये लिखा हुआ है कि जो स्टेट है ये हमारी कंट्री के रिसोर्सेज का इस तरीके से बंटवारा करेंगे कि सभी को इससे बेनिफिट हो। तो मान लीजिए अगर आपके पास 10 बीघा ज़मीन है और आपका ज़मीन हमने लेकर के किसी और को दे दिया, यानी कि इसमें से 2 बीघा ज़मीन हमने किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि उसके पास कोई लैंड नहीं था, तो ये तो आर्टिकल 14 का वॉयलेशन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो लैंड रिफॉर्म आए थे तो ज़मींदारों की ज़मीन लेकर के बाकी लोगों में बांट दिया गया था। तो वहीं से कहा गया कि आर्टिकल 39B से रिलेटेड लॉज बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आर्टिकल 14 का वॉयलेशन भले ही हो जाए, उनको हम यहाँ पर चैलेंज नहीं कर सकते। सेम इसी तरीके से आर्टिकल 39C में बात की गई है कि स्टेट जो होता है वो मनी को इस तरीके से मैनेज करेगा कि ऐसा ना हो कि केवल देश के कुछ लोग ही बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए, यानी देश का सारा पैसा केवल 2-4 लोगों के हाथों में ना रह जाए, वो सबके पास बट जाए। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था मोनोपोलीज एक्ट। तो इससे क्या किया गया था कि मोनोपोली या कंपटीशन एक्ट जो होता है, इसमें गवर्नमेंट ने बड़े बिजनेसेस को रेगुलेट किया था जिससे कि वो मोनोपोली ना बना ले अपनी। तो इस वजह से यहाँ पे कहा गया है कि आर्टिकल 14 को तो ये वॉयलेट करते ही हैं, लेकिन फिर भी इसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में ध्यान रखना है कि आर्टिकल 14 के कौन कौन से एक्सेप्शन हैं। लास्ट में यहाँ पर हम केसेस की बात करें तो 1952 में स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार केस हुआ था, जहाँ पे जो वेस्ट बंगाल का स्पेशल कोर्ट एक्ट का सेक्शन 5(1) था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था क्योंकि वहाँ पे इंटेलिजिबल डिफरेंसिया नहीं था। ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में इक्वलिटी का नया डॉक्ट्रिन सामने निकल के आता है, एंटी आर्बिट्ररीनेस प्रिंसिपल। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में आर्टिकल 14, 19 और 21 में गोल्डन ट्रायंगल इस्टेब्लिश किया जाता है। और इसी से रिलेटेड है 2018 का नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। यहाँ पे सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन था जो कि आर्टिकल 14 को वॉयलेट कर रहा था। तो ये है आर्टिकल 14। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही छोटे छोटे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।